Please subscribe my channel. Good morning all of you. Today we are learn about human system. मानव तंत्र। मानव तंत्र क्या है और कैसे काम करते हैं, कौन कौन से तंत्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, उन सभी को एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। आज जो हमारा तंत्र रहेगा वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तंत्र से पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किस प्रकार से बनती है। उस तंत्र को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे शरीर की अगर बात करें तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक अंगों के परस्पर सहयोग से संचालित होता है। विभिन्न अंग, ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर एक ही किसी अंग से या किसी तंत्र से संचालित होता है। इसमें कई प्रकार के तंत्र हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है आदि। तो इन अंगों के परस्पर कोऑर्डिनेशन से, सहयोग के द्वारा ही कोई कार्य संभव हो पाता है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए मेरे एक साथ कई तंत्र काम कर रहे हैं। जैसे बोलने के लिए मेरे स्वर यंत्र काम कर रहा है, सोचने के लिए मस्तिष्क वाला पार्ट काम कर रहा है, श्वास लेने के लिए श्वसन तंत्र काम कर रहा है, जिससे हमारे शरीर को कोशिका मिल पा रही है। तो अलग अलग जो पार्ट हैं, अलग अलग जो सिस्टम है, वो अलग अलग प्रकार से अपना सहयोग पूरा करते हैं और उसी से हमारी जो बॉडी है वो किसी कार्य को संपन्न कर पाती है। इसकी संरचना को अगर हम समझें कि किस प्रकार से हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनता है, CD बाय CD, तो सबसे पहले आते हैं अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वो है हमारी कोशिका, सेल। कोशिका किसे कहते हैं, एक कक्षा 8th और 9th में आपने पढ़ लिया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी हमारे जो बॉडी का ढांचा या शरीर की जो बनावट है, जिसके द्वारा हमारा शरीर का अस्तित्व है, वो कौन है? कोशिका है, सेल है। और हमारे शरीर में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, वो भी कौन है? कोशिका है। और सबसे छोटी इकाई ये 2 शब्दों की परिभाषा है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कौन है? कोशिका। इसके बाद देखिए, समान प्रकार की कोशिकाएं हैं। जब किसी स्थान पर समूहीकृत होकर किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है तो उस कोशिकाओं के समूह को अपन किस नाम से जानते हैं? तो उसको अपन उत्तक टिश्यू के नाम से जानते हैं। उत्तक क्या हुआ? समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के उत्तक या एक ही प्रकार के उत्तक जब किसी एक विशेष काम को संपन्न करने के लिए किसी समूह में रहते हैं तो उत्तकों के उस समूह को हम ऑर्गन, अंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि हाथ, नाक, कान, जीभ, ये क्या है? अंग हैं। उत्तक की बात करें तो जैसे हमारा रक्त एक उत्तक है, अस्थि एक उत्तक है, पेशी एक उत्तक है। तो इस प्रकार से उत्तकों से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंग भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन होता है? त्वचा होती है। इसके बाद में है, जब बहुत सारे अंग किसी एक कार्य को संपन्न करते हैं तो अंगों के इस समूह को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। परिभाषा क्या हुई? अंगों के समूह से बनी वह संरचना जो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करे, सिस्टम या तंत्र कहलाता है। तंत्र लगभग मानव के शरीर में 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक अपन पढ़ेंगे आज, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तंत्रों से क्या बन गया? अपना शरीर बन गया, बॉडी बन गई। अब जरूरी नहीं है सभी सजीवों के अंदर यही संरचना पाई जाए। ये हम केवल यहाँ पर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर इस प्रकार का ढांचा बना हुआ रहता है। अलग अलग जीवों के अंदर ये अलग अलग संरचनाएं हो सकती है। जैसे कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो केवल कोशिका से बने हुए रहते हैं, उनको अपन कोशिकीय स्तर के प्राणी बोलते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो उत्तक से बने हुए रहते हैं, उसको अपन उत्तकीय स्तर के बोलते हैं। कुछ जीव हैं जो अंगों से बने हुए रहते हैं, केवल अंगीय स्तर के होते हैं। और तंत्र से तो फिर ये आ गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव इस प्रकृति में विद्यमान होते हैं, जिनकी लाखों में करोड़ों में संख्याएं पाई जाती है। अब हमारा जो एक सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखिए।
ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले ये बात करते हैं पर माउथ मुख, जिसके अंदर हमारा 2 जबड़े आते हैं, उन जबड़ों के अंदर दांत होते हैं और वयस्क व्यक्ति के अंदर जो दांत होते हैं टोटल उनकी संख्या 32 होती है। 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रद्नक, अग्रचर्णक और च्वर्णक। तो दांतों के द्वारा अपन क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और इसके अलावा अपने मुख के पास में 1 2 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, ये लार छोड़ने का काम करती है। और लार का काम क्या है, भोजन को लसलसा बनाना, चिकना बनाना। और साथ में इस लार के अंदर एक एंजाइम भी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइलिन एंजाइम, या फिर इसको बोल देते हैं एमाइलेज। क्या बोल देते हैं, टाइलिन या फिर एमाइलेज, दोनों नाम एक ही हैं। और इस एंजाइम का काम होता है हमारे भोजन में जो उपस्थित है कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन करना, पाचन करना। तो ये लार ग्रंथि जब हम भोजन खाते हैं तो आवश्यकता अनुसार ये अपनी लार को भोजन में मुख के अंदर छोड़ती रहती है। तो लार का काम क्या होगा, भोजन को लुगदी के जैसा बनाना, चिकना बनाना, ताकि जो भोजन हम अंदर की ओर निगलते हैं वो हमारी इस भोजन नली के अंदर पिचके नहीं। तो उसको क्या बनाती है, वो चिकना बनाती है। और साथ में भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, उसका मुख के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। और किसके द्वारा, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन या फिर एमाइलेज। आगे देखिए, यहाँ से लुगदी बना हुआ जो भोजन है वो इस संरचना में प्रवेश करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और इसके भी 3 पार्ट हैं, इसको तो बोलते हैं कंठ ग्रसनी, इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी और इसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी। तो ये तीनों ही यहाँ करके इसमें मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये संरचना है, इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। इसका काम होता है भोजन को भोजन नाल में ही भेजना और श्वास को श्वास नाल में ही भेजना। इसको हमारे इस पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, जब अलग अलग रास्तों से अलग अलग गाड़ियां आती हैं तो उन गाड़ियों को एक एक करके आगे बढ़ने के लिए संकेत करता है। ठीक वैसे ही जब हम एक साथ में 2 क्रिया करते हैं, श्वास भी लेने का प्रयास करते हैं और भोजन को निगलने का प्रयास करते हैं, तो उन दोनों में से वो एक को ही भेजता है। अगर हम भोजन को निगल रहे हैं तो ये कपाट यहाँ से खुल जाएगा और भोजन अंदर चला जाएगा। उस समय ये जो नली है इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये श्वास नली उस समय क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भोजन किस में जाएगा, केवल इसोफेगस के अंदर, ग्रास नली में जाएगा। और जब हम श्वास लेते हैं तो ये नली के यहाँ से बंद हो जाएगी और ये नली खुल जाएगी, जिसमें हम जो श्वास लेते हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। श्वास नली अपने आगे की ओर होती है और भोजन नली पीछे की ओर स्थित होती है। तो ये काम किसका होता है, एपिग्लोटिस का, घाटी ढक्कन का होता है। कई बार अपन जल्दबाजी में खाना खाते समय बोलने लग जाते हैं तो ये जो भोजन है वो इसमें फंस जाता है यहाँ पर, और उस समय अपन को पानी पी लेना चाहिए ताकि वो अटका हुआ भोजन है वो आहार नाल में ही आ जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ से ये ग्रास नाली ये वाली है, इसको बोलते हैं केवल ग्रसनी। क्या ये, ग्रसनी। ये ग्रास नाली है। इसोफेगस वाली ये है। इसोफेगस वह संरचना जो कि ग्रसनी को किससे जोड़ती है, स्टोमक से जोड़ती है। ग्रसनी को स्टोमक से जोड़ती है। कौन जोड़ती है, इसोफेगस ग्रास नली। अब इसके अंदर जो भोजन आता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचन के द्वारा गति करता हुआ आता है। यानी जब यहाँ से भोजन आता है तो ये नलिका यहाँ से फूल जाती है और मांसपेशियाँ पीछे से एक प्रेशर उत्पन्न करती है। उसी प्रेशर के द्वारा ये जो कण है वो इसके अंदर यहाँ पर प्रवेश करता है। इसको हमारे शरीर का, पेट का थैले के नाम से जानते हैं। स्टमक या पेट जिसको हम बोलते हैं, हमारे शरीर में बाईं तरफ स्थित होता है और यह एक पेशी अंग है और इसमें लगभग 2 से 3 किलोग्राम तक भोजन रुक सकता है या आ सकता है। फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। तो इसमें जब भोजन आता है तो इस आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है वहाँ से एक अम्ल का श्रावण किया जाता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl अम्ल इस भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवाणु जो भी होते हैं, वायरस वगैरह वगैरह,
तो उनको नष्ट करने का काम करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। साथ में हमारा जो आमाशय है कुछ दवाइयों का भी एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। इसके अलावा भोजन का मंथन करता है। मंथन जैसे अपन दही में से घी निकालने के लिए उसका मंथन करते हैं, ठीक वैसे ये भी उसका क्या करता है, मंथन करता है। 3 से 3.5 या 2 से 3 घंटे तक जब इसका काम पूरा हो जाता है तो यहाँ से ये भोजन आगे प्रवेश करता है। यहाँ से जो सी आकार नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन छोटी आंत का एक पार्ट बोलते हैं, ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। हिंदी में बोलते हैं इसको गृहिणी। यानी छोटी आंत के 3 पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको अंदर दिखाई दे रही है इसको अपन छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत इसका नाम क्यों है? 2 आंतें हैं, तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत की जो अपन चौड़ाई की अगर बात करें तो उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, छोटी आंत है। लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई लगभग 7 से 7.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। ये कौन सी है, बड़ी, और ये कौन सी है, छोटी। तो इनकी चौड़ाई के आधार पर, विड्थ के आधार पर इसका नाम रखा गया है लंबी और बड़ी और छोटी। बड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है, और इसकी लंबाई लगभग 6 से लेकर के 7.5 मीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो यहाँ से भोजन इसमें प्रवेश करता है सी आकार वाली संरचना में, जिसको अपन ड्यूडीनम बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं। और सर्वाधिक जो पाचन है भोजन का वो इसी भाग में होता है, एंजाइम्स के द्वारा। कौन से भाग में, गृहिणी के अंदर। उसके बाद में जो अधिक लंबा पार्ट है इसका वो होता है अग्रछुद्रांत। अग्रछुद्रांत जिसमें सर्वाधिक भोजन क्या होता है, अवशोषण होता है। जो भी पोषक तत्व उस भोजन में पाए जाते हैं उनका सर्वाधिक अवशोषण इस भाग में होता है। और फिर वहाँ से जो बचा हुआ भोजन है वो इस छोटी आंत के अंतिम भाग, जिसको अपन क्षुद्रांत्र बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ इस बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत में एक नीचे संरचना है, लगभग 3-4 इंच लंबी, 3-4 इंच लंबी एक संरचना है यहाँ अपने दाएं तरफ, जिसको अपन अपेंडिक्स या परिशेषिका के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। वैसे तो ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन कई बार जब यहाँ से इसमें कुछ सड़ा हुआ भोजन है वो इसमें जब प्रवेश कर जाता है तो वो सड़ा हुआ भोजन इसको फुला देता है, और उसको फुलाने पर पेट में दर्द होता है और डॉक्टरों के द्वारा इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है। तो इस सभी के शरीर में पाई जाती है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। यहाँ से देखिए फिर ये भोजन इस बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जिसकी लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। और इसका प्रमुख रूप से काम क्या है, तो इसका काम है, एक तो होता है जल, वाटर, एक होता है खनिज लवण। यानी हमारे भोजन में जो अतिरिक्त मात्रा में अभी भी पानी बच गया है उस पानी का अवशोषण इस आंत के द्वारा किया जाएगा, और जो खनिज लवण अभी भी बच गए उस भोजन के अंदर उनका भी यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बड़ी आंत का पाचन तंत्र में क्या काम है, तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण। छोटी आंत में प्रमुख रूप से क्या काम होता है, तो सर्वाधिक एंजाइम के द्वारा पाचन, और विशेष रूप से अगर भाग की बात करें तो वो उसका अग्रछुद्रांत वाला भाग होता है, उसमें उसका सर्वाधिक क्या होता है, अवशोषण होता है। अब इस बड़ी आंत का काम पूरा होने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है, मल होता है, वो अपने इस रेक्टम में जाकर के, मलाशय में जाकर के संग्रहित होता है। मल प्लस आशय, जहाँ पर मल अपशिष्ट क्या होता है, इकट्ठा होता है, उसको अपन मलाशय के नाम से जानते हैं। और यह भी एक पेशी अंग है। जब ये भर जाता है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार इसका गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा उत्सर्जन कर देते हैं, एक्सक्रेशन कर देते हैं। तो अपशिष्टों का उत्सर्जन इस प्रकार से इस पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस पूरे पाचन तंत्र के अगर अपन क्रम की बात करें तो अपन आसानी से ध्यान रख सकते हैं। मुख है, फिर ग्रसनी है, फिर ग्रासनली है, फिर आमाशय है, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है और गुदा है। इसके अलावा पाचन ग्रंथि की बात करें अपन तो पाचन ग्रंथियां अपने एक तो ये रह गई थी, पाचन ग्रंथि में एक तो लीवर है, यकृत, इसके नीचे होता है ये गॉल ब्लैडर। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है पित्त रस। क्या बनता है, पित्त रस, बाइल जूस। ये पित्त रस भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उस वसा का पाचन करता है।
तो यहाँ से तो ये इस थैली में इकट्ठा होता रहता है, और जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन के अंदर इसकी पित्तरस के द्वारा या पित्ताशय के द्वारा पित्तरस छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा हमारे भोजन में उपस्थित वसा का क्या होता है, पाचन होता है। एक ग्रंथि इधर रह गई जिसको अपन पेनिक्रियाज के नाम से जानते हैं, अग्नाशय के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा नाम की जो कोशिकाएं हैं उससे निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। और यह इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो शर्करा होती है उस शर्करा के स्तर को मेंटेन करता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारे भोजन में या इस शरीर में हो जाए तो संबंधित रोग कौन सा होगा, डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह। यानी हमारे रक्त के अंदर जो शुगर है, शर्करा है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये पित्ताशय और ये पेनिक्रियाज और एक अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों क्या करती है, ये पाचन के अंदर, डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, तो लार ग्रंथियाँ हैं और लीवर है अपना, और इसके अलावा पेनिक्रियाज है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और YouTube चैनल के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका तुरंत सूचना आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।